गुड इवनिंग गाइस। आपको याद होगा पिछले वीडियो में जब हम लोग टाइप्स ऑफ सॉलिड पढ़ रहे थे, बेसिकली टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड, तो मैंने आपको दो तरह के टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड पढ़ाए थे। फर्स्ट वन इज़ मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया था, और एक सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया था साथ में। जो चीज़ें बची हुई थी हमारे लिए कि आयनिक सॉलिड एंड मॉलिक्यूलर सॉलिड मैंने आपको पढ़ाया था। इस वीडियो में आज जो हमारा मेन पर्पस है वो दो चीज़ है। फर्स्ट वन हम लोग कोवेलेंट सॉलिड के बाद कोवेलेंट सॉलिड देखेंगे, कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड, एंड सेकेंड एक टॉपिक और हम लोग देखेंगे, दैट इज़ मेटालिक सॉलिड। तो जो आज का हमारा पर्पस है, फर्स्ट वन इज़ कोवेलेंट सॉलिड। ध्यान दीजिएगा, कोवेलेंट सॉलिड को हम लोग नेटवर्क सॉलिड भी बोलते हैं, नेटवर्क सॉलिड। ठीक है। मेरे पिछले वीडियोस में बहुत सारे बच्चों ने ये कमेंट किया था कि सर जब भी आप कोई टॉपिक पढ़ाते हैं तो उससे रिलेटेड जो एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं वो ज़रूर बता दीजिए। आज मैं इस टॉपिक को ख़त्म करने के बाद एनसीईआरटी में एक क्वेश्चन इससे रिलेटेड है, मैं वो आपको बताऊंगा। आप घर पे ज़रूर प्रैक्टिस करिएगा। मैं आपको ये बताऊंगा कि इससे रिलेटेड क्वेश्चंस किस टाइप के पूछे जाते हैं कॉम्पिटिशन्स में। ध्यान दीजिए। तो जब हम लोग बात करते हैं बेटा कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड के बारे में, तो ये क्या होता है कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड। देखो एक चीज़ याद रखना कि व्हेनेवर जब हम लोग कोवेलेंट सॉलिड के बारे में बात करते हैं, जब भी हम लोग नेटवर्क सॉलिड के बारे में बात करते हैं, तो एक चीज़ याद रखना कि इसके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स होते हैं वो ऑलवेज नॉन मेटल्स होते हैं। क्या होते हैं? नॉन मेटल्स। मतलब मैंने आपको क्या समझाया कि जब भी कोवेलेंट सॉलिड बनेगा या नेटवर्क सॉलिड बनेगा, उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या रहेंगे? वो नॉन मेटल्स रहेंगे। अब ये जो नॉन मेटल्स रहेंगे, जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल्स हैं, वो एक दूसरे के साथ कैसे कनेक्टेड होंगे? तो एक चीज़ याद रखिएगा कि ये एक दूसरे के साथ कनेक्टेड होंगे वाया कोवेलेंट बॉन्ड। किस बॉन्ड के थ्रू कनेक्टेड होंगे? वाया कोवेलेंट बॉन्ड। तो मैंने जो अभी आपको बताया वो दो इंपॉर्टेंट चीज़ मैंने आपको बताया कि जो भी कोवेलेंट सॉलिड या नेटवर्क सॉलिड होते हैं उसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स नॉन मेटल्स होते हैं और वो एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं वाया कोवेलेंट बॉन्ड। और जब ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो ये एक दूसरे से कनेक्ट होकर के एक बहुत बड़ा, बहुत जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल मैं आपको आपने डायमंड्स के बारे में पढ़ा होगा जूनियर क्लासेस में। डायमंड्स में क्या होता है? कार्बन 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, एंड फिर ये जो कार्बन एटम्स हैं वो फर्दर 4 कार्बन के साथ सो ऑन वो कनेक्टेड होता है ना, ये इस तरह से। तो ये जो आप देख रहे हैं जाइंट मॉलिक्यूल्स का फॉर्मेशन, जिसमें एक 4 के साथ कनेक्टेड है एंड सो ऑन, तो ये जो एक बड़ा मॉलिक्यूल्स बन रहा है, इस मॉलिक्यूल्स को हम कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। जनरली कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स में क्या होता है, आपने देखा कि दे हैव कोवेलेंट बॉन्ड, तो और कोवेलेंट बॉन्ड आयनिक के बाद सबसे स्ट्रॉन्ग बॉन्ड है, तो इनका जो मेल्टिंग और बॉइलिंग पॉइंट होता है वो जनरली बहुत हाई होता है। हालांकि मैं आपको इसमें एक एक्सेप्शनल बिहेवियर भी बता देता हूँ, उसको भी जरा सा आप याद रखेंगे, ध्यान दीजिएगा। इसमें एक बेस्ट एक्सेप्शनल बिहेवियर है ग्रेफाइट का। एंड वाई ग्रेफाइट एक्सेप्शनल बिहेवियर दिखाता है? हालांकि ग्रेफाइट भी एक मॉलिक्यूलर सॉलिड है, कोवेलेंट सॉलिड है, बट कोवेलेंट सॉलिड होने के बावजूद ये क्यों दिखाता है, मैं आपको बता रहा। देखो यार, डायमंड में क्या होता है कि कार्बन जो है ना वो 4 कार्बन के साथ कनेक्टेड होता है, एंड टेट्राहेड्रली ये सो ऑन फर्दर कनेक्ट होता है, ये फर्दर कनेक्ट होता है ना। बट इन केस ऑफ डायमंड ग्रेफाइट्स क्या होता है कि हर कार्बन एटम के पास एक इलेक्ट्रॉन ऐसा होता है जो अनशेयर्ड होता है। ध्यान देना। एंड ड्यू टू दिस अनशेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके पास चूंकि एक फ्री इलेक्ट्रॉन है, तो इसकी जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी होती है वो कहीं ना कहीं डायमंड से या बाकी जो और हमारे कोवेलेंट सॉलिड हैं उनके कंपेयर में ज़्यादा होती है। एक क्वेश्चंस कभी कभी लोग जनरली पूछते हैं कि कोवेलेंट ग्रेफाइट एक कोवेलेंट सॉलिड है और फिर क्यों इसका मेल्टिंग पॉइंट कंपेरेटिवली लो होता है। तो आपको ये बताना है कि इसमें एक्चुअली क्या होता है कि जो एक लेयर होता है
उसके ऊपर दूसरा लेयर, उसके ऊपर तीसरा लेयर, उसके ऊपर चौथा लेयर, सो ऑन, ठीक है। लेकिन हर लेयर में कार्बन एटम के पास एक फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, जिनके वजह से ये उतना स्ट्रांगली बाउंडेड नहीं होता, 4 बॉन्ड नहीं बना रहा है ये, एंड दैट लेयर स्लिप्स ऑन द सरफेस ऑफ ईच अदर, एज ए रिजल्ट ऑफ विच ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट भी करता है। मेल्टिंग बॉइलिंग पॉइंट कंपेरेटिवली इनका लो भी होता है। तो मैंने जो अभी आपको चीज़ें बताई कि कोवेलेंट सॉलिड में जनरली क्या होता है, मैं एक और एग्जांपल ले रहा आपके लिए। देखो यहाँ P4 फॉस्फोरस, ध्यान दो। जनरली P4 का जो मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूँ, ये ज़रा सा ध्यान रखना, ये स्ट्रक्चर्स ध्यान रखना, ये काम आएगा दूसरे और भी चैप्टर्स में, ध्यान दीजिएगा। अभी क्या होगा, ये P4 के जो मॉलिक्यूल्स हैं ना, वो n टाइम्स तक इस तरह से एक दूसरे के साथ मिलते चले जाते हैं। तो व्हेन दे कंबाइंस n टाइम्स तक, अब देखो n टाइम्स तक जा रहे जाइंट मॉलिक्यूल्स बना रहे हैं, तो ये P4 को हम लोग क्या कहेंगे, कौन सा सॉलिड कहेंगे, इसको हम कोवेलेंट सॉलिड कहेंगे। तो कोवेलेंट सॉलिड के लिए मैंने आपको क्या बताया, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल्स are linked together by covalent bond, and they usually form some giant molecule having very high melting and boiling point. Is that all clear? Hopefully. And for example, we have diamond, we have graphite with some exception, मैंने आपको रीज़न बताया, we have phosphorus also, we have silicon carbide, एक और भी याद रखोगे, this one is silicon carbide is also an example. मेंस में ये क्वेश्चन पूछा गया 2013 में, silicon carbide is an example of, आपको याद रखना है। ये किसके एग्जाम्पल्स हैं, ये कोवेलेंट सॉलिड के एग्जाम्पल्स हैं। क्या होगा, ये फिर और कनेक्टेड, ये और कनेक्टेड, ये और कनेक्टेड, ये और कनेक्टेड, ठीक है, और फिर ये इस तरह से फर्दर कनेक्ट होता चला जाएगा। तो वी आर हैविंग द मॉलिक्यूल ऑफ सिलिकॉन कार्बाइड आर लिंक्ड टुगेदर बाय कोवेलेंट बॉन्ड एंड देयर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर नॉन मेटल्स। तो होपफुली ये क्लियर रहा होगा, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। इसके बाद एक सॉलिड जो हमारे पास लास्ट जो बचा हुआ सॉलिड है, दैट इज़ मेटेलिक सॉलिड, है ना। तो मेटालिक सॉलिड के बारे में जब हम बात करते हैं, यार ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है कि ऑल मेटल्स आर कॉल्ड मेटालिक सॉलिड, है ना। मेटल्स जितने भी कहेंगे वो सारे के सारे मेटालिक सॉलिड होंगे। लेकिन मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ आज कि सर जो मेटालिक सॉलिड होते हैं, एक जो हमारा मेटल का क्रिस्टल होता है, उनके अंदर में मेटल का स्ट्रक्चर्स कैसा होता है, ध्यान दो। जनरली हमारा जो मेटल का स्ट्रक्चर होता है वो कैसा होता है, मैं इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बना रहा। इलेक्ट्रॉन सी मॉडल क्या कहता है, इलेक्ट्रॉन सी मॉडल कहता है कि लाइक सोडियम एटॉमिक नंबर 11 कन्फिग्रेशन 281, ध्यान देना, दिस इज दैट लूजली बाउंडेड इलेक्ट्रॉन। ये किस चीज़ को दिखा रहा है, ये क्या है, ये कर्नल्स हैं, कर्नल्स हैं। किसको कहते हैं कर्नल्स हम लोग, ये जो 2 और 8 है ना, दिस इज कर्नल्स, और ये 1 वो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, दिस इज नाउ this one। तो जो भी मेटल्स होते हैं ना, वो मेटल्स का जो स्ट्रक्चर होता है वो इसी तरह से होता है। हम कैसा मान के चल रहे हैं मेटल्स के स्ट्रक्चर को, कि एक्चुअली में जो उनके वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, दे आर फ्री टू मूव, दीज आर द वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स ऑफ दोज मेटल्स विच आर फ्री टू मूव। तो ये जो पूरा का पूरा क्रिस्टल्स है, ये उसके अंदर का इंटाइट स्ट्रक्चर है। तो इसके इंटाइट स्ट्रक्चर से मेरे को क्या पता चला कि ऑल जो मेटल्स होते, चूंकि इनकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत कम होती है, ये याद रखना। तो ड्यू टू देयर वेरी लो आयनाइजेशन एनर्जी, दीज इलेक्ट्रॉन्स आर जनरली नॉट अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दिस न्यूक्लियस। थोड़ा सा भी अगर इसको एनर्जी मिलती है, बाहर से हीट मिलती है, इलेक्ट्रिसिटी मिलती है, तो इस इलेक्ट्रॉन का फ्लो होने लगता है, मूवमेंट होने लगता है। हेंस दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ what heat and electricity। ये मेटालिक कंडक्टर में याद रखना है। एक बात और, बहुत सारे लोग पूछते हैं कि सर मेटालिक बॉन्ड क्या होता है। तो एक चीज़ याद रखना कि अगर ये कर्नल से और ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, और ये कर्नल से ये उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा ये जो इलेक्ट्रॉन है ये इस कर्नल के इन्फ्लुएंस में भी है और इस कर्नल के इन्फ्लुएंस में भी। क्यों? क्योंकि यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है ना। तो इन दोनों के बीच का जो बॉन्ड है ना, इस बॉन्ड को हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड, ठीक है। और इनके न्यूक्लियस के बीच के डिस्टेंस का जो हाफ होगा, इसको हम कहेंगे मेटालिक रेडियस। याद रखिएगा, मैंने क्या कहा आपसे
कि ये जो एक इलेक्ट्रॉन है दिस इज अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ दीज कर्नल्स। तो ये जो कर्नल्स हैं, इस कर्नल्स और इसके बीच का जो ये इलेक्ट्रॉन का फोर्स है इसको हम कहते हैं मेटालिक बॉन्ड। तो मैंने अभी जब आपको पढ़ाया तो मेटालिक बॉन्ड में कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होगा, मेटल्स होगा। और इलेक्ट्रॉन सी मॉडल बोलता है कि कोई भी जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनके जो कर्नल्स होते हैं, मतलब वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स के अलावा जो पूरा का पूरा उसका न्यूक्लियस और एटम्स का पार्ट होता है, वो उसके इन्फ्लुएंस से वो इलेक्ट्रॉन को हम मान करके चलते हैं कि वो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं एंड दे आर हैविंग थोड़ा भी एनर्जी अगर हम उसको बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो वो फ्रीली मूव करेगा। तो होपफुली मेरे दोनों वीडियोस कॉन्स्टिट्यूएंट का कंटिन्यूस वीडियोस में आपने पढ़ा होगा कि टाइप्स ऑफ सॉलिड किसको कहते हैं। ये दोनों वीडियोस को आप एक साथ देखेंगे। इसके अलावा मेरे पास एक क्वेश्चन है फ्रॉम द NCERT कि वी जस्ट हैव टू क्लासीफाई सम सॉलिड। मेरे पास कुछ सॉलिड हैं लाइक मैं लिख रहा हूँ बोर्ड पे, जरा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट वन इज वी आर हैविंग P4O10, मैं एक्सप्लेन करूँगा। सेकेंड वन वी आर हैविंग I2। थर्ड वन वी आर हैविंग SiC, that is silicon carbide, and we are having ammonium phosphate, we are having NH4 PO4, we are having ammonium phosphate, we have already written silicon carbide, and also we are having phosphorus, plastic, graphite, phosphorus, ग्रेफाइट, ठीक है, एंड वी आर हैविंग प्लास्टिक्स। आपको बताना है कि ये जितने भी सॉलिड हैं ये सारे सॉलिड कैसे सॉलिड हैं। वी आर हैविंग लिथियम ब्रोमाइड, फर्स्ट अनदर एग्जाम्पल इज, एंड लास्ट वन इज सिलिकॉन। वी जस्ट हैव टू क्लासीफाई ऑल दीज सॉलिड इनटू डिफरेंट कैटेगरी। आपको बताना है कि ये जितने भी सॉलिड है ये किस कैटेगरी के सॉलिड हैं। जरा I2 के पास से स्टार्ट करता हूँ मैं। I2 मैंने पिछले ही दिन बताया था आपको कि I2 मीन दिस I, है ना। तो ये कैसा सॉलिड होगा, मॉलिक्यूलर सॉलिड होगा। बोलोगे सर नॉन मेटल्स तो है, ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड भी है बट दे डोंट एग्जिस्ट इन जाइंट मॉलिक्यूलर फॉर्म, ये याद रखिएगा। तो ये मॉलिक्यूलर सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड अभी मैंने आपको बताया दिस इज कोवेलेंट और नेटवर्क सॉलिड। ध्यान से देखते चलोगे। अमोनियम फॉस्फेट के बारे में अगर आप बात करेंगे कि सर अमोनियम फॉस्फेट, तो इसको जब आप तोड़ोगे तो इसके ऊपर क्या हो जाएगा 3- और इसके ऊपर कितना हो जाएगा प्लस। तो एक तरह से ये आयनिक सॉलिड है क्योंकि इसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयन है, आप इसको तोड़ सकते हो। वी आर हैविंग फॉस्फोरस। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि फॉस्फोरस कोवेलेंट सॉलिड है ना। वी आर हैविंग ग्रेफाइट। अभी मैंने आपको पढ़ाया कि हमारा जो ग्रेफाइट है ये भी कोवेलेंट सॉलिड है, हालांकि इसका जो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट होता है वो कंपेरेटिवली लो होता है। अनदर वन इज सिलिकॉन। ऑब्वियसली दिस वन इज नॉन मेटल एंड इट ऑल्सो एग्जिस्ट। कैसे ये एग्जिस्ट करेगा, ये देखो सिलिकॉन 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 सिलिकॉन, फिर ये सिलिकॉन 4 बॉन्ड बनाएगा एंड सो ऑन। तो ये भी क्या होगा, दिस सिलिकॉन इज ऑल्सो कोवेलेंट। ये लिथियम ब्रोमाइड, ऑब्वियसली ये कैसा सॉलिड हो जाएगा, मेटालिक, लिथियम ब्रोमाइड आयोनिक सॉलिड। वाई, बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आयंस है एंड प्लास्टिक्स। ये इन सारे से अलग हो जाएगा अमॉर्फस सॉलिड। क्यों, ये आपको मैंने फर्स्ट वीडियो में ही पढ़ाया था कि जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स अरेंज नहीं होते रेगुलर ऑर्डर में। होपफुली दिस वन इज़ वेरी क्लियर। होपफुली इसमें कहीं आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा। होपफुली इफ़ यू आर हैविंग एनी प्रॉब्लम तो आप मुझसे पूछ सकते हैं कि यस सर किसी में भी मुझे दिक्कत है। फिर से आ जाओ। सिलिकॉन कोवेलेंट क्यों हुआ, दे एग्जिस्ट कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल नॉन मेटल्स जाइंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। आयनिक फॉर्म है तो आयनिक। प्लास्टिक एमॉर्फस बिकॉज कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स का अरेंजमेंट इरेगुलर ऑर्डर में है। ग्रेफाइट कार्बन 3 कॉन्जिक्यूटिव कार्बन के साथ अरेंज्ड अटैच्ड होता है एंड सो ऑन। कोवेलेंट जाइंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में। P4 मैंने स्ट्रक्चर बनाया, वीडियो को पीछे जाके देखेगा। अमोनियम फॉस्फेट, इसको जब आप तोड़ोगे अमोनियम फॉस्फेट को, अगर किसी को इसको तोड़ने में दिक्कत होगी तो मैं इसको तोड़ के भी दिखा देता हूँ। अमोनियम फॉस्फेट को अगर आप तोड़ेंगे यू विल गेट अमोनियम फॉस्फेट। तो ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, तो आयनिक सॉलिड। सिलिकॉन कार्बाइड कोवेलेंट नेटवर्क अभी मैंने बताया था। आयोडीन मॉलिक्यूलर, हालांकि ये नॉन मेटल है बट जाइंट मॉलिक्यूलर फॉर्म में नहीं है। एंड दिस वन P4O10 इज ऑल्सो अ
मॉलिक्यूलर सॉलिड, ये याद रखिएगा। अगर किसी को P4O10 के स्ट्रक्चर्स को देखना है कि हाँ सर P4O10 का स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये P ब्लॉक में आपको पढ़ना है। बट ठीक है, NCERT में क्वेश्चंस है तो मेरा काम है कि मैं आपको बता दूं ना। देखो मैं P4O10 का स्ट्रक्चर बना रहा, जरा ये देखना कैसे मैं बना रहा। देखो मैंने क्या किया कि पहले मैं POP का एक केस बना रहा हूँ। किसका मैंने केस बनाया? POP केस बनाया मैंने। आप ध्यान दो, P4O10 है हमारे पास, 1 2 3 ठीक ठाक। कितने फॉस्फोरस है हमारे पास? 1 2 3 4 P4। ऑक्सीजन देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। 1 और ऑक्सीजन है हमारे पास P4O10 यहाँ ना। हर फॉस्फोरस को देखो, हर फॉस्फोरस ने 5 बॉन्ड बनाया होगा। 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। वाई दिस इज मॉलिक्यूलर, ये समझ में आ गया। वाई दिस इज नॉट जाइंट एंड कोवेलेंट बिकॉज एक मॉलिक्यूल सिर्फ P4O10 का है, ये किसी एडजेसेंट मॉलिक्यूल के साथ एक n टाइम्स तक कनेक्टेड नहीं है। होपफुली इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। होपफुली क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड अमॉन्ग दीज क्वेश्चन समझ में आया होगा। यू जस्ट हैव टू प्रैक्टिस। क्वेश्चंस एग्जाम में आते हैं, कॉम्पिटिशन्स में आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड? Such types, or silicon carbide is an example of, P4O10 is an example of. Hopefully this one is very helpful. Thank you. Thanks a lot.